Hello students, welcome to the class of physics. Today we'll discuss a very important topic, Ohm's law. एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज सिमन ओम, जिन्होंने V और I के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश की थी जिसको हम जानते हैं ओम्स लॉ के नाम से। अब पहले हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं, देन विल डिस्कस व्हाट इज ओम्स लॉ। हमने इसमें 4 बैटरीज दे रखी हैं, मींस कहने का मतलब है वी टेक मल्टीपल बैटरीज ऑफ सेम वैल्यू। अगर इसका पोटेंशियल V था तो इसका भी कितना होगा V, इसका भी कितना होगा V एंड इसका भी कितना होगा V। देन वी हैव अ की और स्विच। उसके बाद में हमने क्या लगा रखा है, अमीटर। अमीटर क्या मेजर करता है, इट इज डिवाइस यूज्ड टू मेजर करंट्स। देन उसके बाद में हमने एक रेजिस्टेंस लगा रखा है कोई, उसके पैरेलल में एक लगा रखा है हमने वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर मेजर्स वोल्टेज अक्रॉस द गिवन टर्मिनल। तो अगर ये इसके 2 टर्मिनल है तो यहाँ और यहाँ के बीच में कितना पोटेंशियल होगा वो कौन मेजर करेगा, हमारा वोल्ट मीटर। अब आपने इसमें जो डायग्राम्स अगर देखेंगे तो मैंने कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन बना रखे हैं। वाई, हमने बात की थी कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, यानी कि करंट को फ्लो होने के लिए जो क्या चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट, इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस होना चाहिए। जब 2 साइड्स में इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो होगी। तो बैटरी के जो 2 साइड्स होते हैं ना, इसमें इस तरफ क्या होता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं और जो ये साइड है यहां पर इलेक्ट्रॉन्स लेस होते हैं, यानी कि कम होते हैं। इस साइड को हम क्या मानते हैं, ये पॉजिटिव साइड है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम है, और जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वो क्या हो जाती है, नेगेटिव साइड। अब इलेक्ट्रॉन्स कहां से फ्लो होंगे, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, जिस तरफ उनकी कमी है। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स यहां से स्टार्ट फ्लो होंगे और जो सर्किट है हमारा उसके अंदर कंप्लीट होकर यहां तक पहुंचेंगे। बट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि करंट की डायरेक्शन क्या थी, करंट की इलेक्ट्रॉन्स तो आपके ऐसे जा रहे हैं, लेकिन जो करंट है वो आपकी यहां से स्टार्ट हो रही है, यानी कि करंट इस तरफ जा रही है। तो करंट कहां से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव से, और जहां एंड होती है दैट इज नेगेटिव। तो इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, जैसे ही हम इस स्विच को क्लोज करेंगे द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी दिस साइड। ठीक है, तो इस केस में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, इस तरफ से इस तरफ। तो ये टर्मिनल क्या बन गया, पॉजिटिव, और ये वाला टर्मिनल क्या हो गया, नेगेटिव। फिर करंट ट्रेवल करेगी, वो ऐसे जाएगी। ठीक है, कहां से जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, तो ये वाला टर्मिनल हो गया पॉजिटिव और ये वाला टर्मिनल क्या हो गया हमारा, नेगेटिव। यानी कि जहां से करंट एंटर कर रही है दैट टर्मिनल इज पॉजिटिव, और जहां से करंट लीव कर रही है दैट टर्मिनल इज नेगेटिव। नाउ लेट्स कम बैक टू आवर एक्सपेरिमेंट। हमने यहाँ पर 4 बैटरीज ले रखी हैं और ये वाला जो वायर है इट इज वेरिएबल, आप इसको कहीं पे भी जोड़ सकते हैं। हमने 4 जंक्शंस बना रखे हैं 4 बैटरी के लिए, 1 2 3 एंड 4। सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट में हम केवल इस डिवाइस से कनेक्ट करते हैं, और करंट तब फ्लो नहीं होता है अगर वो सर्किट इनकम्प्लीट हो। करंट हमेशा, रिमेंबर, द करंट इज यूनिडायरेक्शनल है, ये केवल एक ही डायरेक्शन में जाएगी, एंड इट नीड्स कंप्लीट सर्किट। करंट को कंप्लीट सर्किट चाहिए क्योंकि इट इज यूनिडायरेक्शनल। जैसे मान लीजिए आपके पास में एक वायर है, ये कहीं नहीं जा रहा, यहाँ पे आपने बैटरी लगा के ऐसे छोड़ दिया, करंट यहां से स्टार्ट होगी, वो ये रास्ता फॉलो कर रही, आगे रास्ता ही नहीं है, अब वो पीछे आ नहीं सकती, वो पीछे आ नहीं सकती, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि करंट सर्किट में क्या होगी, फ्लो होगी। तो यहाँ पे आप देखोगे ये वाला जो सेक्शन है इसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो सकती, बिकॉज इट इज इनकम्प्लीट, आगे कहां जाएगी करंट। ठीक है, तो हमने क्या कर रखा है, हमने केवल फर्स्ट टर्मिनल पे उसको कनेक्ट किया है, यानी केवल एक बैटरी जो है हमारी वो अभी वर्क कर रही है। हम जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे करंट स्टार्ट होगी, यहां से फ्लो होना हुआ। ठीक है, और करंट स्टार्ट होगी, हम क्या करेंगे, उसमें करंट मेजर करेंगे थ्रू अमीटर एंड वोल्टेज मेजर करेंगे थ्रू वोल्ट मीटर। मान लीजिए आपके फर्स्ट केस के अंदर आपका वोल्टेज क्या था, V, और करंट क्या I। नेक्स्ट केस में हम इसका जो कनेक्शन है वो यहां से हटाकर कहां लगाएंगे, 2 में। अब हमारी कितनी बैटरीज कनेक्टेड है, नाउ 2 बैटरीज इज कनेक्टेड इन द सर्किट। ये दोनों तो अभी भी बाहर हैं क्योंकि इट इज इनकम्प्लीट। अब ये 2 बैटरीज हो गई, यानी आपने वोल्ट को क्या किया, इसको डबल कर दिया है। तो जब हमने इसमें करंट मेजर करी तो हमें पता चला कि जैसे ही आपने वोल्ट को 2 वोल्ट किया, V प्लस V क्या हो गया, 2V। तो करंट जो आई वो क्या आई, 2I।
यानी कि करंट बिकेम ट्वाइस। फिर आपने क्या किया कि ये वाली बैटरी को थर्ड टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है यहां से, यानी कि अब कितनी बैटरीज वर्क कर रही हैं इस वक्त, 1 2 3 सर्किटरीज हैं, ये हमारा बात कंप्लीट है। ठीक है, 3 बैटरीज वर्क कर रही, यानी वोल्टेज को आपने क्या किया, आपने वोल्टेज को 3 टाइम्स कर दिया इस केस में। अब आप जब करंट मेजर करेंगे तो जो करंट आती है उसकी वैल्यू आती है हमारे पास में 3i। इसी तरह से जब हमने फाइनली इसको लास्ट हमारा जो नोड था, जो टर्मिनल था, यहां से कनेक्ट किया तो इसमें चारों बैटरीज वर्क कर रही हैं, तो इस केस में वोल्टेज कितना होगा, V प्लस V प्लस V प्लस V, 4 टाइम्स V, तो आपका वोल्टेज क्या आ गया 4 टाइम्स V, और जो करंट आई वो कितना आ गई 4i। यानी कि देखा गया कि जब रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम रही थी तब V जो था वो किसके इक्वल था, इनिशियली I। आपने वोल्टेज को बढ़ाया यानी बैटरीज 2 बढ़ाई, करंट भी बढ़ा, देन बैटरी बढ़ाई, देन करंट बढ़ा, देन बैटरी बढ़ाई, देन करंट बढ़ा, एंड सो ऑन। जैसे जैसे आप बैटरीज ऐड ऑन करते जाएंगे उसी तरीके से करंट भी क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। तो यहीं से ओम्स ने कंक्लूजन दिया था कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, यानी आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, करंट बढ़ती जा रही है। और हमें पता है जब भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है इसको रिमूव करते हैं, और जब रिमूव करते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट क्या होता है, ऐड होता है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट ऐड हुआ है वो क्या था, R, जो यहाँ पे लगा हुआ है रेजिस्टेंस। R इज द रेजिस्टेंस, V क्या है, V इज द वोल्टेज, और I क्या है, I इज द करंट ओवर हियर। तो ये ही हमारा ओम्स लॉ है, V is equals to RI, यानी कि करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज। एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है इस चीज में, एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, यानी करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to current to applied voltage at constant physical condition. Now why we say this a constant फिजिकल कंडीशन, इसका मतलब ये होता है कि टेम्परेचर, प्रेशर जैसी चीजें हैं वो आपको कांस्टेंट रखनी पड़ेगी, बिकॉज अगर फिजिकल कंडीशन जैसे ज्योग्राफी वगैरह चेंज हो जाती है तो ये जो लॉ है दैट इज नॉट वैलिड। क्यों, क्योंकि उसमें ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू बदल जाती है। मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो ये ग्राफ कैसा आएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है यहाँ पे, देन व्हाट विल बी द ग्राफ। ग्राफ को अगर हम प्लॉट करेंगे V वर्सेस I का ग्राफ आएगा, ठीक है, V वर्सेस I का ग्राफ आएगा। तो आपने देखा था कि आपने जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाया गया, मान लीजिए आपने मार्क किया V पे पहले करंट की वैल्यू क्या आई, I, जब वोल्टेज डबल हो गया तो फिर करंट की वैल्यू क्या आई, 2I। इसी तरह से वोल्टेज जब फिर बढ़ गया तो करंट की वैल्यू क्या आई, 3I। देन यू इंक्रीज, देन द करंट वैल्यू विल बी अगेन इंक्रीज। तो जब हम इसको प्लॉट करते हैं तो ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन। वैसे भी हमें पता है जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की कोई चीज होती है तो उसमें ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। What is resistance? It is the opposition to the flow of current. जब भी किसी सर्किट में करंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने की कोशिश करती है तो वहां पर कुछ अपोजिशन होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस बोलते हैं। नाउ ये अपोजिशन होता क्यों है, कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन्स को इस एंड से इस एंड तक जाना है तो ये सीधा सीधा नहीं जा सकता, वहां पर काफी सारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, ये जो रैंडमली तरीके से अरेंज एटम होते हैं ये उनसे टकराता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, इससे टकराया, इसने कुछ एनर्जी लूज की, फिर वो वापस ऐसे जाएगा, जिग जैग पाथ होता है इसका हमेशा, यानी कि टेढ़ा पाथ होता है, सीधा सीधा रास्ता नहीं होता कि ठीक है आप यहाँ से गए और ऐसे यहाँ पहुंच गए। नो, बिकॉज एटम्स जो होते हैं वो रेंडमली अरेंज्ड होते हैं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब जाने की कोशिश करते हैं तो इन एटम के साथ में उनका क्या होता है, कोलिजन होता है, उनके रास्ते में काफी सारी ऑब्स्टिकल्स आती हैं, तो इसी वजह से ये रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। नाउ ये रेजिस्टेंस जो होता है इट डिपेंड्स अपॉन सर्टेन पैरामीटर्स, जिसमें से पहला पैरामीटर है इट डिपेंड्स अपॉन
लेंथ ऑफ द वायर और लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब लेंथ ऑफ कंडक्टर की बात करें तो कैसे होगा, एक एंड से आपके इलेक्ट्रॉन को दूसरे एंड पर जाना है और जहां पर काफी सारे बीच में क्या है, एटम्स प्रेजेंट है। अब जितनी ज्यादा ये लेंथ होगी उतने ही ज्यादा एटम्स उसको मिलेंगे और उतना ही ज्यादा क्या रहेगा उसके पास में, उतने ही ज्यादा इसमें कोलिजन का क्या रहेगा, चांसेस रहेगा। केवल इतने से एरिया को क्रॉस करना था, अब इतने एरिया को करना है और इतने एरिया को करना है, यानी कि इफ इंक्रीज द लेंथ, यानी हमारा रास्ता क्या हो रहा है, लंबा होता जा रहा है, तो इट विल गेट मोर कोलिजन्स। तो आपके लेंथ ऑफ कंडक्टर रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन हो गया, दैट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। सेकंड, एरिया ऑफ कंडक्टर, इस पे कैसे डिपेंड कर रहा है। एरिया ऑफ कंडक्टर के अंदर हम बात करते हैं कि आपको जाना तो यहां से यहां तक था, लेकिन मैं अब आपको एक 2 वे हाईवे की जगह एक 6 लेन क्या दे दूं, हाईवे दे देता हूं। आपके पास में केवल 2 लेन का हाईवे था, अब आपको 6 लेन हाईवे मिल रहा है, तो किस पे आपकी स्पीड ज्यादा होगी, नेचुरल बात है इसके अंदर होगी। तो इसके अंदर जो उसके पास में यहां से उधर जाने के रास्ते क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, ये रास्ते ज्यादा होते हैं। तो इस केस में जो कोलिजन होता है वो क्या होता है, कंपैरेटिवली कम होता है, यानी कि एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस की वैल्यू पे क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी एरिया इंक्रीजेस देन रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीजेस। तो रेजिस्टेंस और एरिया में क्या रिलेशन हो गया, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एक तीसरी चीज और होती है, दैट इज नेचर ऑफ मटेरियल। हम लोगों को पता है कि जितने भी मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर जो अरेंजमेंट होता है एटम्स का वो अलग अलग तरीके से होता है। कुछ के अंदर ये ऐसे हो सकता है कि कुछ में ये ऐसे सीधे सीधे तरीके से रखे हुए हों, कुछ के अंदर इट इज पॉसिबल कि बहुत ज्यादा ही रैंडमली तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हो। तो हम इन दोनों में देखेंगे तो एक में एटम्स थोड़े सीधे सीधे थे, लेकिन इसमें उनका अरेंजमेंट थोड़ा डिफरेंट था। तो जिसमें अरेंजमेंट सीधा होगा उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक जो है बहुत इजीली पास हो सकते हैं, लेकिन इस केस में इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कोलिजन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। अब देयर इज नो परफेक्ट रिलेशन कि आप ये देखकर नहीं बता सकते कि इसके अंदर जो है कम ही होगा। इनकी जब स्टडी की गई तो वहां पर देखा गया था कि ये वाली जो मेटल है उसके अंदर कोलिजन कम है या इसके अंदर कोलिजन ज्यादा है। तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं दे सकते जैसे हमने इनके अंदर दी है, इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। लेंथ ऑफ कंडक्टर वन थिंग, कैसे है, लेंथ जैसे बढ़ाएंगे आप रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो R is direct proportional to L, then R is inversely proportional to area, and next point है nature of material। इसके बाद में आता है टेम्परेचर। हाउ द टेम्परेचर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। टेम्परेचर में क्या होता है कि जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, यानी कि आप उसके अंदर क्या सप्लाई कर रहे हैं, हीट बढ़ा रहे हैं, तो जो एटम्स होते हैं उनकी एनर्जी भी क्या होती है, बढ़ने लगती है। तो अपनी जगह से क्या होते हैं, डिसलोकेट होने लगते हैं। जैसे आप यहां से सामने की तरफ आप यहां खड़े हैं और आपको इस तरफ जाना है, ठीक है, बीच के अंदर एक स्लिट ऐसे रखी हुई है, तो आपको पता है कि आपको इस तरफ से उधर जाना है और बीच में कोई ऑब्स्टिकल ऐसे रखा है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर आएंगे, इसको जंप करेंगे और इस तरफ चले जाएंगे। लेकिन अगर कह दिया जाए कि ये वाला जो बॉक्स है ये सीधा में ना होके ऐसे ऊपर नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तब आपके चांसेस क्या होंगे इससे कोलिजन होने के, तो चांसेस आर हायर, बिकॉज आपको नहीं पता है कि वो किस तरफ आ रहा है। और एटम्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी वाइब्रेट होते हैं, तो इस वजह से जैसे आप इससे बचकर निकले तो हो सकता है नीचे से कोई और बॉक्स आ गया हो, यानी इलेक्ट्रॉन एक एटम से बचकर जा रहा है तो दूसरे की क्या आ गया, उसमें वाइब्रेशन होने की वजह से वो उससे टकरा गया। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ में जो हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ में कोलिजन्स क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो देयर आर 4 पैरामीटर्स ऑन व्हिच द रेजिस्टेंस डिपेंड्स, दैट इज फर्स्ट वन, लेंथ ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस depends upon first length of conductor, R is direct proportional to L, second area of conductor, R is inversely proportional to A, third thing is nature of material, and the fourth thing is temperature। इन दोनों को कभी कभी एक नाम दे दिया जाता है कि ज्योमेट्रिकल कंडीशन पर डिपेंड करता है। ज्योमेट्री कंडीशन वही होती है हमारी एरिया, विड्थ, लेंथ क्या चीज है, ठीक है। अब हमारे पास में अगर मैं इन दोनों एक्सप्रेशंस को कंबाइन करता हूं
then what will we get? If I combine this equation number 1 and equation number 2, can I write it as R is directly proportional to L upon A? मैंने इस दोनों को क्या किया, कंबाइन कर दिया. अगेन वो सेम कॉन्सेप्ट, जो प्रोपोर्शनैलिटी होती है तो हमें इसको हटाना पड़ता है. जब हम इसको हटाते हैं R इज इक्वल्स टू, तो यहाँ एक कांस्टेंट लेकर आते हैं जिसका नाम है रॉ. इसको बोलते क्या है, RHO, रॉ. तो ये रॉ क्या कहलाती है, हमारी रेजिस्टिविटी. Now before we go to the resistivity, अब हमारे पास में रेजिस्टेंस है, उसको हम किससे बता रहे हैं, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है R से. और जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ओम्स लॉ दिया था, जिन्होंने रिलेशन बताई थी V और I के बीच में, उन्हीं के नाम पर इस रेजिस्टेंस की यूनिट है. उस यूनिट को बोलते हैं हम लोग, उसका सिंबल ये है और इसको बोला जाता है ओम. आप ओम भी लिख सकते हैं, OHM, या फिर सिंबल भी बना सकते हैं. तो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है R से एंड इट्स यूनिट इज ओम व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल. ठीक है. अब हमने ये जो रिलेशन आया है वो क्या है, R इज इक्वल्स टू रॉ L बाय A, और रॉ क्या है यहाँ पर, रेजिस्टिविटी. नाउ व्हाट इज रेजिस्टिविटी, ये क्या चीज है. रेजिस्टिविटी होती है कि ये एक स्पेशल केस है रेजिस्टेंस का. नाउ अगर आपसे कह दिया जाए कि आप एक बहुत लंबा वायर है, 1 किलोमीटर लंबा कॉपर का वायर है, और आपके पास में जिसका एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक बहुत लंबा 1 किलोमीटर कॉपर वायर है जिसका एरिया क्या है, एरिया 1 मीटर स्क्वायर का इसका एरिया है. और मैं कहूं आपके पास में एक बहुत छोटा सा 2 मीटर का सिल्वर का वायर है, और इसका एरिया भी क्या है, इसका एरिया मान लीजिए 5 मीटर स्क्वायर है. हाउ डू यू कंपेयर दीज टू, इनको कंपेयर कैसे किया जाता है. कंपैरिजन किसी चीज का तभी होता है जब वो दोनों क्वांटिटीज एक ही स्टाइल की हैं. वी कैन नॉट कंपेयर अ क्लास 10th स्टूडेंट टू अ क्लास 2 स्टूडेंट्स. आप अपने साइंस के मार्क्स को किसी आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट है उसके इकोनॉमिक सब्जेक्ट से कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज बोथ आर डिफरेंट थिंग्स. तो इसी तरह से हम इसकी लेंथ और एरिया अलग है कॉपर की, और सिल्वर का जो वायर लिया उसकी लेंथ और एरिया अलग अलग है. देन हाउ विल यू कंपेयर दीज टू, नहीं कर सकते हैं. इसीलिए हमने देखा कि अगर हम एक स्टैंडर्ड बना दें कि इतनी ही लेंथ लेनी है, इतना ही एरिया लेना है, तो उसी के लिए हमने डिफाइन की थी बाद में रेजिस्टिविटी. अब व्हाट इज रेजिस्टिविटी, आप वापस इस फॉर्मूले के अंदर ध्यान से देखिए. अगर मैं लेंथ और एरिया दोनों को 1 बना दूं, इफ लेंथ इज 1 then L is equals to 1 और एरिया is equals to 1 मीटर स्क्वायर. लेंथ को 1 मीटर और एरिया को 1 मीटर स्क्वायर लगा दिया. अगर आप इस फॉर्मूले में इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, R is equals to रॉ 1 upon 1, क्योंकि लेंथ भी 1 है, एरिया भी 1 है. तो इसका मतलब क्या आ गया, R is equals to रॉ. तो ये रॉ किसके इक्वल हो गई, R के. कब, जब लेंथ और एरिया क्या थे, दोनों 1. तो यही इसकी डेफिनेशन है. रेजिस्टिविटी क्या है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर व्हेन लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर. अब ये आपने लेंथ और एरिया क्या कर दिया, फिक्स कर दिया. तो आपकी रेजिस्टिविटी क्या बन गई, रेजिस्टेंस के इक्वल हो गई, और ये फिक्स होती है. रेजिस्टिविटी इज ऑलवेज फिक्स फॉर अ गिवन मेटल. ये नहीं बदलती, क्योंकि हमने बदलने वाली जो क्वांटिटीज थी लेंथ और एरिया उसको क्या कर दिया 1. ये फिक्स है, इसकी वैल्यू याद करने की हमें कोई जरूरत नहीं है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस रेजिस्टिविटी, अगर मैं कहूं रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है, ज्यादा होगा. अगर रेजिस्टिविटी जितनी कम है उतनी ही क्या रहेगा, उसका रेजिस्टेंस भी कम रहेगा. एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है क्या, इट इज अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट. यानी जिसका रेजिस्टेंस जितना हाई है उसमें करंट उतनी ही क्या रहेगी, कम. ठीक है. नाउ अब ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है, रॉ जो होती है रेजिस्टिविटी, ये किस किस पे डिपेंड करती है, एंड व्हाट इज इट्स यूनिट. रेजिस्टिविटी जो होती है इट डिपेंड्स अपॉन 2 थिंग्स. लेंथ और एरिया को हमने 1 बना दिया था, तो इट डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट नेचर ऑफ मटेरियल.
अलग अलग मटेरियल्स के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग रहती है। एंड द नेक्स्ट इज टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस चार चीजों पे डिपेंड था, लेंथ, एरिया, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वो केवल दो पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि लेंथ और एरिया को हम क्या बना चुके हैं, 1 बना चुके हैं। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल रॉ। एंड नाउ व्हाट इज इट्स यूनिट। यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, आर ए इज इक्वल्स टू एल। यहां से मैं इसको ऐसे लिख देता हूं आर ए बाई एल। ठीक है, आर की यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस था वो हमारा 4 थिंग्स पे डिपेंड कर रहा था, लेंथ, एरिया, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। बट रेजिस्टिविटी केवल नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, क्योंकि लेंथ और एरिया को हम 1 बना चुके हैं। नाउ नेचर ऑफ मटेरियल की बात करें तो अगर वो कॉपर का वायर है, वो किसी भी लेंथ का हो, किसी भी एरिया का हो, उसकी रेजिस्टिविटी फिक्स रहेगी। अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट की। तो इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो रॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, R इज इक्वल्स टू रॉ L बाय A। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रॉ L। तो यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं R A बाय L इज इक्वल्स टू कितना आ गया, रॉ। ठीक है, नाउ यू हैव टू सब्स्टिट्यूट देयर यूनिट्स। R की यूनिट क्या थी, ओम। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। इससे ये कैंसिल, तो रॉ की यूनिट क्या आ गई यहां से, ओम मीटर। तो ओम मीटर जो है दैट इज द यूनिट ऑफ रॉ, यानी रेजिस्टिविटी। अब हमने जब ये बात की थी तब लेंथ और एरिया को क्या किया था, 1 बना दिया था। तब जो रेजिस्टेंस मिला था हमें वो रेजिस्टिविटी थी, यानी कि एक स्पेसिफिक केस में रेजिस्टेंस है, इसीलिए इसका दूसरा नाम है रेजिस्टिविटी का। इसको ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। नाम में आ रहा है स्पेसिफिक, यानी स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर जो रेजिस्टेंस है उसी को क्या हम बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। नाउ रेजिस्टेंस वर्सेस रेजिस्टिविटी में क्या है, रेजिस्टेंस जो है इट इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। एंड व्हाट इज रेजिस्टिविटी, इट इज द रेजिस्टेंस व्हेन लेंथ एंड एरिया बिकम्स 1। रेजिस्टेंस है 4 चीजों पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी हमारी 2 चीजों पे डिपेंड करती है। वायर इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ। Now what will be the new resistance and resistivity? इसमें ना तो आपको कोई डेटा गिवन है ना कुछ गिवन है, केवल एक लाइन लिखी हुई है, a wire is doubled on itself। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपके पास में ये एक वायर था, आपने क्या किया, वायर इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ, यानी कि वायर अपने ऊपर ऐसे डबल हो गया है, यूं। ऐसे होने पर जो एरिया है उस पर क्या फर्क पड़ा और लेंथ पर क्या फर्क पड़ा। लेंथ तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि लेंथ जो है वो तो हो गई कम। Now what do you mean by area? जब हम वायर के एरिया की बात करते हैं तो हम ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है ये लेकर चलते हैं। अगर ये आपका वायर है तो ये वाला जो एरिया होता है ये इसको मानते हैं हम लोग एरिया। ठीक है, आपने वायर को ऐसे करके बिल्कुल ऐसे बनाया है तो लेंथ तो क्या हो गई, हाफ, लेकिन एरिया जो है उसका वो क्या हो गया, अब डबल। पहले इतना सा था, अब इतना और ऐड हो गया है, यानी एरिया क्या बन रहा है, डबल बन रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए इनिशियली आपके रेजिस्टेंस आपके फर्स्ट केस में जब वायर सीधा सीधा रखा हुआ था ऐसे, उस केस में लेंथ क्या थी L1, एरिया क्या था A1 और रेजिस्टेंस क्या था R1 और रॉ क्या थी, रॉ रेजिस्टिविटी। अब आपने वायर को क्या किया है, डबल कर दिया है, यानी कि उसको ऐसे कर दिया है। ठीक है, उसी के ऊपर लेकर आए और हमने उसको ऐसे डबल बना दिया। अब लेंथ पे क्या फर्क पड़ा, नई जो लेंथ है L2 वो पुरानी लेंथ का कितना हो जाएगी, हाफ। लेकिन जो एरिया है नया वो पुराने एरिया का क्या हो जाएगा, A1 का 2 टाइम्स। पहले इतना था अब वो इतना हो गया है, लेंथ पहले इतनी थी अब इतनी सी हो गई है। नाउ हमसे पूछा जा रहा है रेजिस्टिविटी क्या होगी और रेजिस्टेंस क्या होगा। अब देखो क्या वायर बदला, सेम वायर को आपने केवल स्ट्रेच बदला है तो वायर का मटेरियल बदला क्या। अगर मान लीजिए पहले सिल्वर का बनाया वायर था तो अभी भी किसका है, वो सिल्वर का बनाया वायर ही है, तो रेजिस्टिविटी तो क्या रहेगी हमारी, चेंज नहीं होगी। तो रेजिस्टिविटी विल बी सेम, इट विल रिमेन सेम। नाउ व्हाट इज द रेजिस्टेंस, R2 कैसे पता करेंगे हम लोग, तो वापस आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, R2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रॉ एज इट इज, इस केस में लेंथ कितनी हो जाएगी L2 बाय कितना हो जाएगा A2। L2 की जगह ये सब्स्टिट्यूट करो जो आपने रिलेशन फाइंड की थी, R2 इज इक्वल्स टू रॉ
L2 की जगह क्या आएगा, L1/2 डिवाइडेड बाय एरिया 2 इंटू A1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉ L1A1 इंटू 1/4, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या बिकम्स 1/4। और ये क्या था, इस केस में अगर हम R1 की वैल्यू लिखेंगे तो इट इज रॉ L1/A1। तो यहाँ पर भी रॉ L1/A1 है, यहाँ पर भी रॉ L1/A1 है, तो ये क्या बना R1। तो इसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे R1 इंटू 1/4, यानी कि R1 से क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस कम हो रहा है। यानी कि आपने, अब आप नेचुरली सोचो कि आपने लेंथ कम कर दी, लेंथ से कैसा प्रोपोर्शनल था, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो लेंथ कम करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, कम हो रहा है। एरिया को बढ़ा रहे हैं तो कोलिजन्स क्या हो जाएंगे, कम, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। तो आप क्या कर रहे हो, एरिया को बढ़ा ही तो रहे हो यहाँ पे, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इसी वजह से रेजिस्टेंस क्या है, 4 टाइम्स रिड्यूस हो रहा है। अब ध्यान रखना, ये 2 into 2 हो रहा है, यानी कि इट इज 2 स्क्वायर होने की वजह से इट इज 4। यदि इस क्वेश्चन को अगर मैं कह दूं कि वायर इज ट्रिपल्ड ऑन इटसेल्फ, यहां पर अगर, अब ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन में, अब वायर इज ट्रिपल्ड ऑन इटसेल्फ, अगर इस डबल की जगह मैं लिख दूं ट्रिपल्ड, वायर ट्रिपल्ड हो गया तो आपकी लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ओरिजिनल लेंथ की 3 टाइम्स हो जाएगी, और एरिया जो है वो आपके 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो आपका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, 3 स्क्वायर। जो न्यू रेजिस्टेंस है दैट विल बी, जो ओल्ड रेजिस्टेंस है वो उसका 3 स्क्वायर टाइम्स कम हो जाएगा, यानी जो वर्ड दे रखा है उसका स्क्वायर टाइम्स रिड्यूस। Now let's take another example which says a wire is stretched and made thrice to its original length. अब इसमें क्या कर रहे हैं, पहले केस में हमने वायर को डबल किया था ऐसे, अब मैं कह रहा हूं ये जो आपके पास में वायर है आप उसको स्ट्रेच कर रहे हो। जब आप जैसे रबड़ वगैरह को आप स्ट्रेच करते हो तो उसमें होता क्या है, उसकी जो थिकनेस है वो क्या होती है, कम होती जाती है, और उसकी लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज। सेम इस केस में होगा, आप वायर को क्या है पकड़ के खींच रहे हो तो वायर क्या होगा, पतला, यानी उसका ये वाला एरिया ही ये क्या हो जाएगा, कम, और लेंथ क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी। अब हम वापस सेम चीज देखते हैं, मान लो इनिशियल केस में उसका रेजिस्टेंस था R1, लेंथ क्या थी L1, एरिया क्या था A1, और नीचे क्या है रॉ। अब यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट, आपने वायर चेंज नहीं किया है, केवल उसको स्ट्रेच किया है। अगर वो आयरन का बना हुआ वायर है तब वो आयरन का ही रहेगा, ऐसा तो नहीं है कि उसको खींचने पर वो गोल्ड का बन गया। तो नेचर ऑफ मटेरियल सेम रहेगा, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, ये तो हमें जो रेजिस्टिविटी इट विल बी द सेम, जो पहले केस में थी वही हमारी नेक्स्ट केस में हो जाएगी। अब आप क्या कर रहे हैं, आप इस वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं और ओरिजिनल लेंथ से क्या कर रहे हैं, एक वायर आपके पास में ऐसा था मोटा सा, अब आपने क्या किया, उसकी एरिया को कम कर दिया और लेंथ को क्या कर दिया, 3 टाइम्स बढ़ा दिया। यहाँ लिखा है ना, मेड थ्राइस टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, यानी कि जो नेक्स्ट हमारे पास में लेंथ है वो 3 टाइम्स क्या हो जाएगी, ओरिजिनल लेंथ, और एरिया क्या है, इट विल रिड्यूस बाय 3 टाइम्स, तो एरिया विल बी 1/3, यानी कि A1/3। अब रॉ तो हमारा सेम ही रहेगा। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज R2। सेम कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला लिखिए, R2 इज इक्वल्स टू रॉ L2/A2 इसके केस में, ठीक है। इसके केस में रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, रॉ L1/A1। अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इस वैल्यूज को, तो रॉ L2 की जगह क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स L1, A2 की जगह A1/3, तो ये 3 कहां चला जाएगा ऊपर, ये क्या बन गया, रॉ L1/A1 3 into 3। अब ये ही क्या है हमारा ओरिजिनल R1, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे R1, तो ये क्या बचा, 3 into 3 9 टाइम्स। यानी कि जब आपने वायर को स्ट्रेच किया है ऐसे, तो जो रेजिस्टेंस था वो क्या हुआ, 9 टाइम्स इंक्रीज हो गया। लेकिन जब अब वायर को आपने 3 टाइम्स फोल्ड कर दिया था तब रेजिस्टेंस क्या था, वो रेजिस्टेंस 9 टाइम्स डिक्रीज हो गया था। यानी आप लेंथ बढ़ाते जा रहे हो, एरिया कम कर रहे हो, तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन लेंथ कम कर रहे हो और एरिया बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। बट रेजिस्टिविटी, क्योंकि नेचर ऑफ मटेरियल नहीं बदला था, तो रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, इट विल बी द सेम। हमने कई जगहों पर एक वर्ड और सुना है, रेजिस्टर। अब 2 वर्ड्स आ रहे हैं, रेजिस्टेंस और रेजिस्टर, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है।
रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज द अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट. बट व्हाट इज रेजिस्टर? इट इज अ डिवाइस व्हिच इज स्पेसिफिकली डिजाइंड टू ऑफर रेजिस्टेंस. कुछ डिवाइसेस को स्पेसिफिकली इसीलिए बनाया जाता है कि वो करंट के फ्लो को क्या करें? अपोज करें. अब ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? जैसे आपने मान लिया स्विच ऑन किया है, हम घरों के बाहर देखते हैं फ्यूज जब स्विच ऑन करते हैं तो एकदम से क्या होता है, अगर किसी एक रूम करंट जो होती है वो सडनली फ्लो होने लगती है. अब किसी एक रूम में बहुत सारे अप्लायंस कनेक्टेड हैं, बहुत सारी करंट अगर वहां आ गई तो वो उनको क्या कर सकती है? डैमेज कर सकती है. तो वहां पर क्या है, हम पर्पसली कुछ ऐसे डिवाइसेस लगाते हैं जिसको बोलता है रेजिस्टर. जो ये डिवाइस है दिस इज कॉल्ड रेजिस्टर. उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है रेजिस्टेंस को बढ़ाना ताकि वो करंट को क्या कर सके? अपोज कर सके. तो कुछ ऐसा जो डिवाइस यूज किया जा रहा है दिस इज रेजिस्टर, और इसके ऊपर आर लिखा रहता है. वो क्या है? उसके रेजिस्टेंस को बताता है. नाउ व्हाट इज इट्स यूनिट? रेजिस्टेंस की यूनिट हमने पढ़ी है ओम. व्हाट इज रेजिस्टर की यूनिट क्या होगी? रेजिस्टर एक डिवाइस है और डिवाइस की कभी यूनिट नहीं होती. जैसे फैन हो गया हमारा, एसी, कूलर, क्या इनकी यूनिट होती है क्या? नहीं. उनकी क्वांटिटीज बता सकते हैं हम लोग, इनकी टाइप्स पर या फिर वो क्या फंक्शन है वो बता सकते हैं, यूनिट्स नहीं होती. सो इट इज आल्सो डजंट हैव यूनिट. अब इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ एडिशनल टर्म्स हैं हम जिनके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले हमने देखा था कि रेजिस्टेंस क्या था? इट इज द अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट. इसका सिंबल था आर और इसकी यूनिट क्या थी? ओम. ठीक है. अब एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टेंस. रेजिस्टेंस में क्या था? ये अपोजिशन था. तो कंडक्टेंस क्या है? इसका रेसिप्रोकल है कि इट इज द डिग्री टू व्हिच इट अलाउज द फ्लो ऑफ करंट. रेजिस्टेंस थी प्रॉपर्टी की वो अपोज कर रहा है, लेकिन कंडक्टेंस क्या कर रहा है? अलाउ कर रहा है. तो दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट. यही इनके बीच में रिलेशन है कि R is equals to 1 upon G या फिर G is equals to 1 upon R. दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. कंडक्टेंस का जो सिंबल है दैट इज G, और इसकी यूनिट क्या हुई? अगर इसकी यूनिट ओम है तो इसकी यूनिट को क्या लिखते हैं? ओम इनवर्स. अब अगर आप ओम को देखोगे तो OHM, यानी ओम को क्या लिखा हुआ है? उल्टा. इसलिए इसकी एक यूनिट मोह भी होती है, MHO. इसी तरह से रेजिस्टिविटी है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है व्हेन लेंथ और एरिया क्या हो जाता है? 1, और इसकी यूनिट क्या है? ओम मीटर. तो कंडक्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा से. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा. ठीक है. तो फॉर्मूला क्या है? R is equals to 1 upon sigma L by A. देखो यहाँ रिलेशन रॉ और सिग्मा एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल. तो इसकी यूनिट ओम मीटर थी तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स. तो ओम इनवर्स को क्या लिखते हैं हम लोग? मो. तो और क्या लिख सकते हैं हम लोग? मो मीटर इनवर्स. अब हम बात करेंगे चार तरह के मटेरियल्स होते हैं हमारे पास में, उनके बारे में. दो मटेरियल का नाम आपने हमेशा ही सुना होगा, इंसुलेटर और कंडक्टर. व्हाट इज इंसुलेटर? इंसुलेटर वो मटेरियल्स होते हैं जो करंट के फ्लो को अलाउ नहीं करते हैं. दे डज नॉट अलाउ फ्लो ऑफ करंट. अब रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? करंट को अपोज करना, यानी अपोजिशन फोर्स जितना ज्यादा होगा उसमें इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी. इसीलिए इनका जो रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी इज वेरी वेरी हाई. और रेजिस्टिविटी ज्यादा है यानी कि कंडक्टिविटी क्या होगी? बहुत ही कम. नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल. देखो हम जब भी इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, हम बात करते हैं फ्री चार्ज की या इलेक्ट्रॉन्स की. अगर कोई भी चार्ज फ्री नहीं है, हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो करंट क्या होगा? फ्लो नहीं होगा. यानी कि इंसुलेटर में क्या है? नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल, या इतनी क्वांटिटी में नहीं होते हैं कि वो करंट के फ्लो को कंडक्ट कर सके. इसके कॉमन एग्जांपल है हमारे पास में प्लास्टिक, रबर, प्योर H2O और वुड. ये नॉर्मली आपने सुना होगा कि आपको जब भी किसी वायर को टच करने के लिए कहते हैं तो बोलते हैं कि यूज रबर स्लीपर या फिर वुड लगाकर आप किसी चीज को टच करिए. और ध्यान रखना प्योर वाटर इज एन इंसुलेटर. नेक्स्ट जो क्लास होती है वो होती है हमारे पास में कंडक्टर्स की. ये करंट के फ्लो को अलाउ नहीं करते. नाम में आ रहा है कंडक्ट करना यानी अलाउ करना. तो दीज आर द मटेरियल व्हिच अलाउ फ्लो ऑफ करंट. फ्लो ऑफ करंट हो रहा है यानी कि इसके पास में क्या है? इट हैज लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयन. बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं. और इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? बहुत ही ज्यादा कम होता है. हमारे पास में कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं. मेटल्स, जितनी भी मेटल्स होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? कंडक्टर्स होती हैं. एंड इम्प्योर H2O, इम्प्योर वाटर इज अ कंडक्टर.
लेकिन प्योर वाटर जो होता है वो कंडक्टर नहीं होता है। एक और इसमें बात करते हैं सिलिकॉन सिल्वर जो मटेरियल है आपके पास में, सिल्वर ये जो होता है दैट इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, सबसे लीस्ट होता है। तो रिमेंबर दिस लाइन, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। नेक्स्ट जो हमारे पास में मटेरियल है विच इज नोन एज सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं वो इन्हीं सेमीकंडक्टर मटेरियल के बने हुए होते हैं, जिनमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल है सिलिकॉन और जर्मेनियम। इन्हीं का यूज करके हम सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाते हैं। अब ये क्या होते हैं, देखो नाम में आ रहा है सेमीकंडक्टर, यानी इनकी जो कंडक्टिविटी है ये क्या होती है, इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में आती है। तो इनका जो रेजिस्टेंस है या फिर रेजिस्टिविटी है वो भी इंसुलेटर और कंडक्टर के क्या आती है, बीच में आती है। अब एक ये जो आपके मटेरियल्स होते हैं वो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करवाते हैं और इनका कुछ स्पेशल पर्पस है जिसको पूरा सेमीकंडक्टर ब्रांच के अंदर पढ़ा जाता है। एक इंपॉर्टेंट हमारे बात में जो चीज ध्यान रखनी है वो ये है रेजिस्टेंस और टेम्परेचर रिलेशन इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। कंडक्टर के केस में हमने देखा था कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो आपका रेजिस्टेंस क्या होता है, वो भी बढ़ता है। लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर को आप बढ़ाओगे तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस क्या होता है, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि टेम्परेचर सडनली बढ़ने पर आपको क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होता है। इसकी वजह से उसकी जो कंडक्टिविटी है, उसकी जो करंट फ्लो करने की कैपेसिटी है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। अब इन तीनों के अलावा एक तरह के मटेरियल और एग्जिस्ट करते हैं विच इज नोन एज सुपर कंडक्टर्स। अब आप नाम के अंदर ध्यान दीजिए कि इसमें वर्ड आ रहा है सुपर, यानी कि इनकी कंडक्टिंग पावर क्या होगी, बहुत ज्यादा, और रेजिस्टेंस जो क्या होगा इसका बहुत ही ज्यादा कम होगा। अब कंडक्टर के केस में देखिए टेम्परेचर को बढ़ाया, रेजिस्टेंस क्या हुआ, इंक्रीज। टेम्परेचर को कम कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज। यानी कि आप टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, लगातार कम करते जा रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम। तो सुपर कंडक्टर के केस में क्या होता है, टेम्परेचर कम करते करते एक ऐसा पॉइंट आता है जिसपे रेजिस्टेंस बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, यानी कि इट बिकम्स जीरो, और उस टाइम पे उस मटेरियल सुपर कंडक्टर की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। कोई स्पेशल मटेरियल्स की जरूरत नहीं है, जो नॉर्मल मटेरियल उनमें क्या करना है, टेम्परेचर कम करना है, देन रेजिस्टेंस बिकम्स जीरो। एक ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर आर बिकम्स आइडियली जीरो, यानी आपका रेजिस्टेंस है ही नहीं, यानी करंट को अपोज करने वाला कोई है ही नहीं। करंट को जब कोई अपोज ही नहीं करेगा तो आपके जो जितनी भी लॉसेस होंगे वो नहीं होंगे। इसका कॉमन एग्जांपल है मरकरी, Hg सिंबल है 4.2 केल्विन के ऊपर। अब ये देखो 4.2 केल्विन यानी -268 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी तक की जो हमने रिसर्च की है ना उसमें -70 तक लेकर आ गए हैं, 70-80 के अप्रॉक्स है, लेकिन -70 and 80 इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो इसका डिसएडवांटेज यही होता है कि इतना लो टेम्परेचर के ऊपर इसको वर्क कैसे करवाएं, इतना लो टेम्परेचर पॉसिबल कैसे हो। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ मटेरियल। Thank you very much. In next topic, we will talk about series parallel combination on using Ohm's law.